आज हम बात करते हैं कुछ मुख्तलिफ कुकिंग ऑयल्स की। अक्सर औकात ये सवाल मुझसे पूछने में आता है कि सर कनोला ऑयल में हम खा सकते हैं, या जो आपका जो है वो मस्टर्ड ऑयल हो गया, देसी घी हो गया, मक्खन हो गया आपका, या कॉर्न ऑयल हो गया आपका, जितने भी तरह तरह के तेल हैं तो सबके बारे में पूछा जाता है कि आप खा सकते हैं। तो आज मैं इसी चीज पे भी बात करूंगा आपसे कि कौन सा तेल आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है शुगर के मरीजों के लिए, और कौन सा तेल सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ये जरूरी नहीं कि हम जो खा रहे हैं वही हमारी सेहत पर असरअंदाज हो। हम जिस चीज में पका रहे हैं ये चीज भी बहुत मैटर करती है। अगर तो आप किसी ऐसी चीज में पका रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, तो उसका आपकी जो है वो अच्छे खासे जो फूड है आपका, जो शुगर के लिए नुकसानदेह नहीं भी है, अगर आप उस ऑयल में बनाएंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें आपके कनोला ऑयल को, तो कनोला ऑयल के बारे में या कोई भी ऑयल है, आप इनके बारे में मुख्तलिफ तरह के एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, आप देखते हैं खूबसूरत बागात दिखाए जाते हैं आपको, सूरजमुखी के फूल दिखाए जाते हैं, सनफ्लावर दिखाए जाते हैं कि जी इसके अंदर जीरो फैट है, इसके अंदर ये भी नहीं है, तो इसके अंदर विटामिन डी भी है, तो इसके अंदर ये भी है। मतलब इस तरह एक 25 से 26 30 सेकंड की एड बना के आपको दिखाई जाते हैं कि इंसान समझता है कि ये मेरी सेहत के लिए 100% सेफ है, जबकि हर तरह की खुराक के बारे में ऐसा नहीं है। इनके अंदर जो फूड होते हैं, स्पेशली ऑयल होते हैं, इनके अंदर जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली होती है वो ये होती है कि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की क्या रेशो है और ओमेगा 6 की क्या रेशो है। ये दो होते हैं, एक ओमेगा 3 होता है, एक ओमेगा 6 होता है। इन दो की रेशो देखी जाती है कि किसकी रेशो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम बात करें कैनोला ऑयल की, तो इसके अंदर अगर हम देखें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि कैनोला ऑयल हमारी सेहत के लिए, स्पेशली दिल के लिए, हमारी शुगर के लिए, स्पेशली हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, बिकॉज हमें अगर शुगर होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। पूरी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान इस टाइम नंबर 1 पे जा रहा है डायबिटिक पर्सन की रेशो के अंदर। इतनी शदीद किस्म की जो है ना ये पाकिस्तान में बीमारी फैल रही है और यंगस्टर्स में ज्यादा फैल रही है। वजह क्या है? पुअर लाइफस्टाइल, पुअर ईटिंग हैबिट्स, गलत खाने के तरीके, गलत जीने के आदाब, जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। इसका मतलब यह है कि टाइप 1 से ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज मार्केट में इस टाइम फैली हुई है, और वो इन्हीं गलत चीजों खाने की वजह से हमें होती है। तो जो आपके जो ऑयल है ये आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिससे आप टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होते हैं। तो कैनोला ऑयल डायबिटिक के पेशेंट के लिए बिल्कुल महफूज नहीं है। इसके अंदर ओमेगा 6 की रेशो ज्यादा है, ओमेगा 3 की बहुत कम है। थोड़ा सा मार्जिन हो वो चलता, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी बॉडी के लिए नहीं ठीक। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कभी कभार यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर रेगुलर यूज। रोजाना के बिना तो इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा आता है हमारा तिलों का तेल। तिलों का तेल भी देखा जाए तो कंपैरेटिवली कैनोला ऑयल से बिल्कुल बेहतर है। इसके अंदर ओमेगा 6 की रेशो भी बहुत ज्यादा नहीं होती, बरल होती ज्यादा ही है ओमेगा 3 के बरक्स, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन ये ऑयल भी कभी कभार इस्तेमाल के लिए आप इसको काम ला सकते हैं, कभी कभी इसको यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर रेगुलर कुकिंग। रोजाना की बुनियाद पर आप इसमें नहीं कुछ खा पका सकते, बिकॉज ये ऑयल जितने भी है ये हमारी खून की शरियानों में, आर्टरीज के अंदर हमारी जो है वो जमते हैं, जो ब्लॉकेज करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब होती है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ता है आपका, आपको दिल की बीमारियां होती हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस मजीद डिस्टर्ब होती है। तो ये चीज आपकी जी ठीक नहीं है। सो तिलों का तेल भी अच्छा है, लेकिन कभी कभार यूज करने के लिए, रोजाना की बुनियाद पे भी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक हमारे पास आता है एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल भी जो है वो अच्छा होता है, लेकिन अगर इसकी फिर वही रेशो देखें ओमेगा 6 की, ओमेगा 3 की, तो इसके अंदर भी ओमेगा 6 जो है वो ओमेगा 3 की कंपैरेटिव रेशो में बहुत ज्यादा है। तो इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम मक्खन के ऊपर। मक्खन की बात करें तो मक्खन के जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो ओमेगा 6 की निस्बत बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इनकी रेशो बहुत कम है। मिसाल के तौर पे ओमेगा 6 की रेशो 9 है और ओमेगा 3 की रेशो 1 है। 9/1 रेशो, ये रेशो एक्सेप्टेबल है। जो पहले हमने जिनकी डिस्कशन किया उनमें किसी की 46 थी
ओमेगा 6 की, और इसकी 1 थी, किसी की 150 थी ओमेगा 6, किसी की थी ओमेगा 3 2 थी। तो ये बहुत हाई था ओमेगा। ये मक्खन की बात करें तो इसमें ओमेगा 6 जो है वो 9 है, रेशो 9 है, और इसकी ओमेगा 3 की 1 है, 1। इसका मतलब है ये हमारे लिए सेफ है, डायबिटिक पर्सन के लिए हम देसी मक्खन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ एहतियातें जरूर है बहुत करने की। मक्खन भी एहतियात से खाना चाहिए। इनमें एहतियातें क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि मक्खन को भी मॉडरेट लेवल पे आपने खाना है, इत्तेदाल में रह के खाना है। बिकॉज कोई भी खुराक है शुगर के मरीजों के लिए सबसे पहली चीज है वो पोर्शन कंट्रोल है, इत्तेदाल। इत्तेदाल में रहकर खाएं, थोड़ा खाएं, आपको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये हमें एक अल्लाह की तरफ से भी हुक्म है कि अपनी इत्तेदाल में रख के जो है ना वो खाना चाहिए। बहुत ज्यादा जितनी भूख लगती है लगी है उससे थोड़ा कम खाएं। सो इतदाल में रहकर खाएं, कोई नुकसान नहीं देता मक्खन, आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन है, सेफ है। दूसरी क्या है इसमें एहतियात है, कोशिश करें किसी ऐसे जानवर का मक्खन खाएं, ऐसे जानवर के दूध से बना हुआ मक्खन हो जो कि चारा पे जो है ना वो देसी जो खुराक है उस पर पला हो, मतलब जो देसी घास वगैरह है उसके ऊपर पला हो, ना कि ये जो मसनूई चारों के ऊपर पालते हैं इसके ऊपर बनाओ। तो गांव वगैरह में अक्सर ऐसे ही जो है ना दूध वगैरह जो है ना निकाले जाते हैं जानवर के, जिनको खुले हम छोड़ा होता है, जो कि जो है ना ये चारे वगैरह खा रहे होते हैं, देसी जो घास वगैरह इसको खाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है ना वो न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कुदरती घास है। इनसे इनके जो जानवर से दूध निकाला जाता है इनका न्यूट्रिशन लेवल बहुत हाई होता है। तो किसी ऐसे जानवर के दूध का अगर आपको मक्खन मिलता है जो कि देसी घास वगैरह चारे पे पले होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वो आपकी जिस्मानी कमजोरी को बहुत दिनों जल्दी दूर करेगा और दिनों में दूर करेगा। इसके अंदर वाइटामिन, क्योंकि वाइटामिन डी है, वाइटामिन ए है, वाइटामिन ई है, ओमेगा 3 है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा है ना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन मिनरल्स हैं, तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके लिवर के लिए, टाइप 2 डायबिटीज के कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद है। सो इसमें एक दो ये एहतियातें करनी है। अब लास्ट में हमारे पास आता है जो मोस्ट फेवरेट डिश है सबकी, जो मोस्टली मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मक्खन के बारे में के बाद आप जो है ये देसी घी का बताएं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, और रेशो इसके सेम है जिस तरह मैंने उसमें बताया आपको, मक्खन के अंदर बताया कि जो रेशो ओमेगा 6 की मक्खन की है और ओमेगा 3 की वही आपकी देसी घी की है। लेकिन अगर एहतियात की बात करें, एहतियात इसमें भी वही है। एक तो बहुत इhtदाल के अंदर रह के खाना, ये नहीं करना कि दिन में 2 दफा अगर आपके घर में हांडी पक रही है तो उसमें भी लगा रहे हैं, अगर 2 टाइम रोटी खा रहे हैं रोटी के ऊपर भी आप इसको लगा लगा खा रहे हैं, दूध में डाल के भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं करना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज को जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वो आपके लिए खतरनाक बन जाएगी, नुकसान देगी। 1 से 1.5 चम्मच एक दिन में बहुत है, बहुत ज्यादा, 1 से 1.5 चम्मच, इससे ज्यादा आपने नहीं इस्तेमाल करना। बात फिर वो ये, देसी घी भी आप तो एक तो किसी ऐसे जानवर के दूध का बनाओ जो मैंने आपको बताया, जो कि देसी घास वगैरह खा, चारे वगैरह खाया, और देसी किसी जो जो फजूल किस्म के जो चारे वगैरह खुद से बना के डाले होते हैं, ये घास के अलावा ऐसे जानवर को जो है ना दूध से बना, कोशिश करेंगे ना खाएं, ना इस्तेमाल करें। अगर ऑप्शन कोई नहीं है तो आप उसका फिर ले सकते हैं, नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर फायदे की बात करें तो उस जानवर का बहुत फायदा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जानवर के दूध से बना देसी घी अगर मिलता है तो उसको इस्तेमाल करें, और वही मॉडरेशन के अंदर खाएं, बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें हांडी जो बना रहे हैं उसमें अगर चाहिए तो एक आधी चम्मच, आधा चम्मच या 1 चम्मच हस्बे जरूरत उसके अंदर डाल लें, तो उसको आप इस्तेमाल करें, वो आपको कुछ नहीं करता। बाकी जितनी भी कनोला ऑयल है आपके, सरसों का जो तेल है, सरसों का तेल भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडरेशन में रहकर, वो भी बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। और सरसों के तेल की अगर बात करें तो सरसों के तेल में जो आपका कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल आता है, एक ऑयल, वो सरसों का तेल वो होता है जो बाजार से लाकर आप गर्म करते हैं अच्छी तरह, फिर उसके बाद जब उसको पता नहीं क्या कड़वाहट जब खत्म होती है फिर उसको आप इस्तेमाल के लिए यूज अलहदा निकाल लेते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। ये ऑयल नहीं, जब आप उसको गर्म करते हैं उसके इंपॉर्टेंट विटामिन न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक मिलता है कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल बाजार से, तो कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है उसको इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। वो 100% सेफ है, सिक्योर है, उसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं आपके लिए, जो ओमेगा 3 उसके अंदर बिल्कुल मौजूद होता है, अच्छी मिकदार में होता है, आपके जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। तो कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो मक्खन और जो देसी घी है उसकी निस्बत वो थोड़ा सस्ता भी है, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया, महंगाई बहुत हो गई है, तो वो भी बहुत महंगी हो गई है जो खालिस है। अगर आपका कहीं गांव से ताल्लुक है तो आप लोग इजीली उस चीज को हासिल कर सकते हैं। अगर नहीं अफोर्ड में तो आप ये जो सरसों का तेल है, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, इसका इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए अच्छा भी है, आपके लिए फायदेमंद भी है, ये आपके लिए नुकसान भी नहीं है। बाकी जितने ऑयल है
कोशिश करें उनका इस्तेमाल खत्म कर दें। वो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, वो आपकी सेहत को मजीद बिगाड़ते हैं, मजीद खराब करते हैं दिन ब दिन। कि इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।